मोहित स्टडी आईक्यू सेंटर में आपका स्वागत है। आज का जो है टॉपिक नंबर 2 है ब्रिटिश शासन का भारतीय अर्थव्यवस्था पर प्रभाव। इससे संबंधित जितने भी जो है क्वेश्चंस हो सकते हैं, क्वेश्चंस बनेंगे, इसे एक टॉपिक्स रूप में जो है हम इसको जो है विस्तार पूर्वक जानेंगे। ठीक है। इसके बाद जो है ब्रिटिश शासन का जो है कृषि पर किस तरीके से प्रभाव पड़ा, कौन सी जो है ब्रिटिश शासन काल में जो है पद्धतियाँ जो है फार्मिंग पद्धतियाँ अपनाई गई। ठीक है। इन सभी चीज़ों को जो है जानने का प्रयास करेंगे। फिर भारत में जो है औद्योगिकीकरण जो है प्रक्रिया जो है किस रूप में जो है चली। ठीक है। इस सारी जो है क्वेश्चंस को जो है इन चीज़ों को जो है टॉपिक टू टॉपिक वाइज समझेंगे और फिर बाद में जो है इसके जो है क्वेश्चंस को जो है यहाँ पर सॉल्व करेंगे, जो परीक्षा की दृष्टि से जो है सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। ये टॉपिक जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आधुनिक भारत के इतिहास में जो है ये दूसरा नंबर का टॉपिक है। पहला जो टॉपिक था जो मैंने अभी कवर किया है वो यूरोपीय कंपनियों का भारत आगमन। अगर आप वो आपने टॉपिक जो है नहीं देखा है तो आप जाकर के उस वीडियो को भी देख सकते हैं। बहुत जो है विस्तार से जो है इस पर चर्चा की गई है, जो बिल्कुल जो है बच्चों के लिए जो है परीक्षा के लिए इंपॉर्टेंट है। ये फैक्ट्स जो है जानना ज़रूरी होता है, क्योंकि देखिए आप जब वन लाइनर क्वेश्चंस पढ़ते हैं तो कई बार जो है क्वेश्चंस जो है भूल जाते हैं, समझ नहीं पाते हैं। जब आप कहानियों के रूप में जो है चीज़ों को समझते हैं तो जो है लंबे समय तक आपको चीज़ें याद रहती हैं। ठीक है। तो बहुत सिंपल है, बस मेरी बातों को गौर से सुनते रहिए और चीज़ों को जो है ध्यान रखिए। अगर आप चाहें तो इससे रिलेटेड जो है कुछ नोट्स भी बना सकते हैं। अपने नोट्स बनाने से आपका ही फ़ायदा होता है। जब आप परीक्षा में बैठते हैं तो परीक्षा से पहले कुछ दिन पहले रिवीजन के लिए आपके नोट्स काफ़ी होते हैं। ठीक है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ चैनल को लाइक सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और अपने दोस्तों से ज़रूर शेयर कीजिएगा, ताकि जो है वो भी इस वीडियो का लाभ ले सके। चलिए शुरू करते हैं। पहला टॉपिक से पढ़ते हैं। ब्रिटिश शासन का जो है भारतीय अर्थव्यवस्था पर प्रभाव। 17वीं शताब्दी में भारत विश्व में औद्योगिक माल का सबसे बड़ा जो है उत्पादक देश हुआ करता था। यहाँ से जो है सूती, रेशमी कपड़े, मसाले, नील, शक्कर, औषधियाँ, कीमती रत्न का जो है बाहर के देशों को जो है निर्यात किया जाता था। बाहर के देशों का मतलब अरब देशों में, मिस्र में जो है हमारा जो है निर्यात आयात की जो है पद्धति पहले से थी मुगल काल में। ठीक है। तो ये पहले हमारा जो है निर्यात होता था। ठीक है। यूरोपीय लोग जो है भारत से कच्चा माल, फिर उसके बाद अंग्रेज आए, अंग्रेज तो थे ही, फिर उसके बाद जो है यूरोपीय लोग भारत से जो है कच्चा माल खरीदते थे और उसको जो है अपने देश में तैयार कर अधिक दाम पर, मतलब अभी अधिक दाम कमाते थे। तो यूरोपीय लोग जो है 1707 ईस्वी में जो है मुगल काल के जो है औरंगजेब की मृत्यु हो जाने के बाद जो है भारत में जो है व्यापार और वाणिज्य में जो है गिरावट आने लगी और जो है अंग्रेज जो है और जो है प्रबल रूप से जो है मतलब कार्य करने लगे भारतीय अर्थव्यवस्था पर। ठीक है। तो यूरोप से जो है कच्चा माल जो तैयार हुआ करता था, जो कच्चा माल हुआ करता था उनको जो है मतलब कच्चा माल में ये सूती, रेशमी कपड़े, मसाले, नील, इन सब कच्चा माल को जो है कम दाम में ये लोग यहाँ से खरीदते थे और अपने देश में जो है उस कच्चा माल को लेकर के जो है तैयार माल बनाते थे। मान लीजिए यहाँ से सूती लेकर के एक नई शर्ट बना दी है ना, या फिर कुर्ता पैजामा बना दिया, फिर उस तैयार माल को जो है दूसरे देशों में बेचते थे, हमारे देश में भी बेचते थे। उस तैयार माल को, मान लीजिए ये तैयार माल के लिए जो है 1 रुपये लेके गए, मतलब 1 रुपये में कच्चा माल खरीदा था, अब उसी तैयार माल को जो है 4 रुपये में जो है भारत में बेचते थे। ठीक है। तो इस तरीके से जो है व्यापार होता था, जिसमें भारत का जो है कुछ लाभ नहीं होता था बल्कि नुकसान ही होता था। ठीक। मुगल शासकों द्वारा जो है तत्कालीन यूरोपीय मुगल शासकों द्वारा जो है तत्कालीन यूरोपीय व्यापारियों को रियायतें जो है दी गई थी। इससे भी जो है देश के जो है व्यापारियों को जो है नुकसान पहुंचा था। मुगल शासक जो थे, चाहे वो औरंगजेब हो, चाहे वो जहांगीर हो, चाहे अकबर हो, इन सभी जो है यूरोपीय व्यापारियों को जो है इन्होंने अपने देश में जो है एक तरीके से जो है यहाँ पे व्यापारिक कोठियाँ खोलने के लिए इजाज़तें दी। यहाँ से व्यापार करने के लिए कम जो है मतलब लगान वसूलना किया कि यहाँ पे जो है कम रेट पर जो है आप चीज़ों को खरीद करके दूसरे देश में, अपने देश में ले जा सकते। तो इन रियायतों से जो है भारत के जो है देश के व्यापारियों को बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ था। ठीक। नेक्स्ट पॉइंट आता है कि प्लासी का जो युद्ध हुआ था 1757 में और बक्सर का युद्ध 1764 में के बाद जो है अंग्रेज़ों ने बंगाल पर जो है पूर्ण अधिकार प्राप्त कर लिया था, जिससे भारतीय अर्थव्यवस्था जो कि अभी तक आत्मनिर्भर थी अब जो है औपनिवेशिक अर्थव्यवस्था में बदल गई। देखिए प्लासी का युद्ध जो था वो अंग्रेज़ों का जो है एक तरीके से कूटनीतिक जीत मानी जाती थी, ये चीटिंग से जीते थे। ठीक है। उसके बाद जो है बक्सर का युद्ध हुआ था। तो बक्सर का युद्ध में क्या था, एक तरफ अंग्रेज थे और एक तरफ जो थे 3 लोग थे, मतलब मीर कासिम था और अवध के नवाब थे और दिल्ली के मुगल सम्राट भी थे। ये तीनों लोगों को जो है मतलब अंग्रेजों ने हराया था सैनिक जीत के तौर पे, मतलब एक तरीके से ये पूरी तरीके से इनकी सैनिक जीत थी। तो बक्सर की युद्ध के बाद ही जो है भारत में जो है मतलब ब्रिटिश सत्ता जो है पूरी तरीके से जो है मतलब इन्होंने जो है अंग्रेज़ों ने ब्रिटिश बंगाल पे जो है पूर्ण रूप से अधिकार कर लिया था। ठीक है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं।
प्लासी के युद्ध जो है 1757 के बाद ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारतीय व्यापार पर पूर्ण रूप से कब्जा कर लिया। यहाँ से मतलब शुरू हुई और उसके बाद प्लासी के युद्ध मान, उसके बाद जो है और उसके बाद बक्सर का युद्ध। ठीक है, भारत से जो है कच्चा माल खरीद कर उन्हें अन्य देशों में अच्छी कीमत पर बेचा जाता था। अब भारत से लूटकर उन पूंजी का प्रयोग इंग्लैंड में औद्योगिकी क्रांति के तौर पर की गई। ठीक है, तो भारत से जो भी कच्चा माल जो तैयार होता, मतलब कच्चा माल को लेकर के वो दूसरे देश अपने देश ले जा करके वहाँ पर जो है जब ले जाते थे तो वहाँ पे एकदम से जब कच्चा माल होता था तो औद्योगिक क्रांति आ गई। ठीक है, वहाँ पे जो है फैक्ट्रियाँ लगने लगी, बड़ी बड़ी फैक्ट्रियाँ लगती थी। उन फैक्ट्रियों में जो है कच्चा माल तैयार होता था, उसमें से जो है मतलब उस कच्चा माल का प्रयोग करके जो है तैयार किया जाता था। उन कच्चे माल का प्रयोग मतलब उस जो है माल, उस कच्चे माल से बने हुए प्रोडक्ट्स का जो है अन्य देशों में जो है व्यापार होता था, अन्य देशों से जो है मतलब पैसा कमाया जाता था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पॉइंट आता है कृषि पर प्रभाव किस तरीके से पड़ा, इसको जानते हैं। तो देखिए, ब्रिटिश काल से जो है पहले भारतीय अर्थव्यवस्था कृषि अर्थव्यवस्था थी, लेकिन अंग्रेजों ने यहाँ की परंपरागत जो है कृषि ढांचे को नष्ट कर दिया और अपने फायदे के लिए भू राजस्व इकट्ठा करने के नए नियम तरीके जो है लागू किए। तो देखिए, भारत में जो है पहले जो है अर्थव्यवस्था थी, परंपरागत कृषि ढांचा था। ठीक है, हम जो पुरानी पद्धतियों का इस्तेमाल करते थे, उसी तरीके से खेती करते थे। अब जो है अंग्रेज आए तो इन्होंने अपने जो है लगान के इकट्ठा करने के चक्कर में, पैसा धन कमाने के चक्कर में इन्होंने जो है कृषि जो तरीके थे हमारे यहाँ, उन पद्धतियों को मतलब बदल दिया। मान लीजिए जैसे कि हम गेहूं उगाते हैं, उसके बाद हमने गेहूं के बाद हमें दाल उगाना है क्योंकि हमारी जो है मिट्टी की उर्वरा शक्ति बढ़ती है। अब उन्होंने कह दिया कि गेहूं के बाद जो है नील की खेती करनी है, तो इससे क्या होगा, खेती जो है खराब होने लग गई। ठीक है, तो ऐसी कुछ पद्धतियां हैं, इसको जो है समझने का प्रयास करेंगे, जो है परीक्षा में बहुत ज़्यादा पूछी जाती हैं। एक फार्मिंग पद्धतियां हैं, ये जो है गवर्नर जनरल द्वारा जो है वारिंग हेस्टिंग द्वारा लागू की गई थी। इसके अंतर्गत जो है किसी क्षेत्र या जिले के भू क्षेत्र से राजस्व वसूली के जिम्मेदारी उसे सौंपी जाती थी जो सबसे अधिक जो है उस क्षेत्र की, उस जमीन की, उस खेती की जो है बोली लगाता था। ध्यान रखिएगा, खेती की बोली लगती थी, खेती की जो बोली लगाएगा उसी को जो है मतलब जो सबसे ज़्यादा पैसा देगा, है ना। मान लीजिए ये भूभाग क्षेत्र है, इसकी बोली लगाई गई और इस बोली को मान लीजिए किसी जो है जमींदार ने जीता कि हम इसके लिए मतलब 1,000 रुपये देते हैं आपको। ठीक है, अब 1 साल जो है हम इसकी जो है खेती करेंगे और इस जो है खेत से जो भी उत्पादन होगा उसका लगान हम निर्धारित करेंगे कि हम कितना लगान इनसे लेंगे। ठीक है, इस पद्धति से जो है किसानों का शोषण बढ़ा, क्योंकि जो है सरकार ने जो है मतलब ब्रिटिश शासक ने जो है इसमें कोई लगान का जो है सीमा तो बनाई नहीं थी। तो इस सीमा जब बनाई नहीं थी तो जमींदारों ने जो है लंबी बड़ी बड़ी चौड़ी लंबी बोली लगा करके जो है खेत तो ले लिए, हासिल कर लिए। अब जो किसान जो थे इसमें खेती करते थे उनसे जो है लगान की जो है सीमा निर्धारित कर दी। इसमें जो है मान लीजिए 50%, 60% जो है लगान की सीमा रख दी। तो जो है किसान बेचारे जो किसानी खेती करते थे वो लगान जो है मान लीजिए 4 बोरी जो है गेहूं उत्पादन होता था तो 2 बोरी तो वही जमींदार रख लेता था और 2 बोरी इनके पास बचता था। तो इससे जो है किसानों का शोषण बढ़ा। अवध और बिहार आदि जगहों में जो है इस तरीके जो है भुखमरी जो है इस देखने को मिलती है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। जो सबसे पहली जो है सबसे इम्पॉर्टेंट आती है स्थायी बंदोबस्त, जिसे कहते हैं इस्तमरारी व्यवस्था, बंदोबस्त व्यवस्था कहते हैं। ये कॉर्नवालिस द्वारा जो है लागू की गई व्यवस्था थी। ये ब्रिटिश भारत के जो है टोटल 19% क्षेत्र पर लागू की गई थी। ठीक, बंगाल, बिहार, उड़ीसा, उत्तर प्रदेश, उत्तरी जो है कर्नाटक के जो है क्षेत्रों में जो है इस व्यवस्था को लागू किया गया था। इसमें जमींदारों को भूस्वामी के रूप में जो है मान्यता दी गई थी और भूस्वामी मतलब भू राजस्व की जो है वसूली का कार्य सौंपा गया था। तो देखिए, जमींदार जो है भूस्वामी के जो है रूप में मान्यता दी गई थी। एक खेत को जो है मतलब इसी तरीके से जिस तरीके से लगान पद्धति में जो है मैंने बताया, मतलब जिस तरीके से जो है भू राजस्व जो है वसूला जाता था और जो है अधिक बोली के माध्यम से जो है ये जमींदार जो है उस जो है मतलब उस खेत का जो है स्वामित्व प्राप्त कर लेते थे, फिर उससे वसूलते थे, राजस्व वसूलते थे। ठीक, भू राजस्व की वसूली कर उसका 10वां हिस्सा, ध्यान रखिएगा, उसका 1/10वां जो है भाग जो है वो अपने पास रखते थे। ठीक है, जैसे कि 10 बोरी अनाज हुआ तो 1 बोरी अनाज जो है वो अपने पास रखते थे, 9 बोरी अनाज जो है वो ब्रिटिश शासक को वापस कर देते थे। ठीक है, मतलब जो है एक तरीके से लगान के रूप में जमा कर देते थे। ठीक है, तो इससे क्या होता था, इससे जो है कहीं ना कहीं जो है शोषण होता था इनका। बेचारे जो है ये
तो इससे क्या होता था, जमींदार जो होते थे वो किसानों से जो है मनचाहा जो है लगान वसूलते थे, और इस लगान ना देने के बाद जो है अगर जो कोई लगान नहीं देता था तो किसान जो है मतलब जमींदार जो है किसानों की जो है ज़मीन हड़प लेते थे, छीन लेते थे। तो इस तरीके से जो देखा जाए तो पूरे जो है किसान जमींदारों की जो है दया पर निर्भर रहते थे। ठीक है, इस पर जो है कंपनी का कोई जो है मतलब कंट्रोल नहीं था, और इससे फ़ायदा भी कंपनी को बहुत सारा हुआ। इससे फ़ायदा क्या हुआ कि जो है जमींदार बहुत अमीर वर्ग होने लग गया, एक बड़ा वर्ग होने लग गया, बहुत पैसे कमाने लग गए, खूब उसके पास जो है मतलब बहुत ज़्यादा 400-500 बीघा 1000 बीघा जो है खेत होने लग गया उसके पास, चूँकि जो है हड़प लेता था जब। तो इससे क्या होगा, एक जो है ब्रिटिश शासक के प्रति जो है एक ऐसा वर्ग तैयार हो गया जो उनकी वाही वाही करता था, जी हुजूरी करता था। जमींदार, अब जिसको फ़ायदा होगा, ब्रिटिश से फ़ायदा हो रहा है जमींदारों को, तो वो जी हुजूरी करेगा ना। तो इससे जो है कंपनी को लंबे समय तक जो है देश तक जब तक आज़ाद नहीं हुआ ये उनकी जी हुजूरी ही करते रहे थे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट जो है, जब इससे जो है नुकसान होने लग गया क्योंकि ये जो है मतलब कहीं ना कहीं जो है ज़मीन छीनने लग गए ये किसानों की, तो इसके बाद जो है दूसरी जो है पद्धति लागू की जिसे कहते हैं रैयतवाड़ी व्यवस्था। ये पद्धति जो है कैप्टन रीड और थॉमस मुनरो द्वारा जो है इसे लागू कराया गया था। इसे सर्वप्रथम जो है 1792 ईस्वी में तमिलनाडु के 12 महल जिले में जो है लागू किया गया था। ये ब्रिटिश भारत के जो है 51% क्षेत्र पर लागू थी। ठीक, ये जो है तमिलनाडु, मद्रास, बम्बई, पूर्वी बंगाल, असम के जो है क्षेत्रों में जो है लागू थी। ठीक, इस व्यवस्था में जो है किसान ही जो है भूस्वामी होता था। ध्यान रखिएगा, हम रैयत होना चाहते हैं, इस रैयत का मतलब है जो है भूस्वामी जो है उसका किसान ही होता था, जिसे भूमि की जो है कुल अपज का, बस इसमें क्या किया गया था, उसमें जमींदार थे, अब उसको जो है जमींदारी को जो है हटा करके इसमें क्या है किसानों को जो है भूस्वामी बनाया गया था। बस इनको बता दिया गया था कि उनके मतलब भू जो है क्षेत्र से 50 से 30%, 30 से 50% का जो है लगान जो है कंपनी को देना होगा। लगान की दर इतनी ज़्यादा होने के कारण जो है किसान महाजनों से के चुंगल में फंसने लगे। अब जब किसान की जो लगान की दर ज़्यादा होती थी तो इससे क्या होता था कि किसान जो है महाजन जो ऋण देते थे उनके चंगल में फंस जाते थे, क्योंकि लगान तो उनको वापस देना ही था। अगर लगान नहीं देंगे तो उनका जो है भूस्वामित्व जो है खेत जो है छीन लिए जाएंगे। तो वो जो बेचारे जो है लगान जो है चुकाने के चक्कर में जो है लोकल जो है ऋण धारक जो देते थे, जो आज की जैसे होता है नहीं, किसान महाजनों के चक्कर में पड़ जाते हैं, और गवर्नमेंट से जब लोन नहीं मिलता तो मजबूरी में जो है वो लोकल जो है सूदखोर जो देते थे उनसे लोग लोन लेकर के जो है अपना जो है भरण पोषण करते हैं, फिर बाद में जो है वो दुगने तिगने 4 गुने दाम वसूल करके जो है उनकी खेती तक हड़प लेते थे। तो आज कल भी ऐसा होता था, आज भी यही होता है। तो किसान महाजनों के जो है चंगुल में फंस जाता था और उसका जो है शोषण होता था, उसकी ज़मीन तक छीन लेते थे। ठीक है, क्योंकि उसी ज़मीन के आधार पर उसने लोन लिया होता था। ठीक, नेक्स्ट व्यवस्था आती थी महलवाड़ी जो है बंदोबस्त। ये ब्रिटिश भारत के जो है 30% क्षेत्र पर लागू थी। ध्यान रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा 30, क्योंकि अक्सर जो है पीसीएस का अगर एग्जाम देते हैं तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये फैक्ट आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो ये भारत के जो है 30% क्षेत्रफल पे लागू थी। ये व्यवस्था संयुक्त प्रांत आगरा, संयुक्त प्रांत एक तरीके से जो है यूपी को कहा जाता था। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा यूपी लखनऊ का क्षेत्र होता था। ठीक, आगरा, अवध, मध्य प्रांत, पंजाब का क्षेत्र, इस जो है क्षेत्र में महलवाड़ी जो है व्यवस्था लागू की गई थी। इस व्यवस्था में जो है भू राजस्व का निर्धारण समूचे ग्राम के उत्पादन के आधार पर किया जाता था। तो पूरे गांव का जो है उत्पादन देखा जाता, उसके आधार पे जो है लगान निर्धारित होता था। इस गांव के लोग जो होते थे अपने मुखिया के द्वारा, इसमें लगान जो है व्यक्तिगत रूप से न जमा होकर के मुखिया जो है, गांव का जो मुखिया होता था, एक तरीके से जो कह लीजिए प्रधान जो है आज की दृष्टि में, तो जो गांव का जो है प्रधान होता था, मुखिया होता था, उस जो है लगान को जो है पूरे गांव से इकट्ठा करता था और फिर जो है उस लगान को जो है समय में निर्धारित समय पर जो है जमा करा देता था। ठीक, इस व्यवस्था में, ये व्यवस्था में कमियां बहुत सारी थीं, क्योंकि इस व्यवस्था में लगान की जो है कोई सीमा नहीं थी, लगान ज़्यादा था। इससे जो है क्या होता था कि ये लगान जब ज़्यादा था तो लोग जो है लगान, मान लीजिए ये पूरे गांव से वसूला गया, अब जितना लगान हुआ वो वसूला, और लगान को जो है जमा करने जब गया प्रधान, तो जो है वहाँ पे जो है नाराज़गी झेलनी पड़ी। तो वो जब आकर के गांव में बताता था कि इस तरीके से जो है लगान अभी पूरा कंप्लीट नहीं हुआ, सरकार ने जो है कहा है कि 10% जो है और लगान देना पड़ेगा, या
इतना और लगान देना पड़ेगा। तो इससे जो है लोग नाराज़ हो जाते थे, वो इस बात पे जो है शक करते थे कि प्रधान ने ही कुछ जो है ऊटपटांग बात कही होगी। ठीक है, तो ये व्यवस्था एक तरीके से जो है पूरी तरीके से असफल व्यवस्था थी, और इस व्यवस्था की सबसे बड़ी जो है मतलब वो जो है निकली, तो वो ग्रामीण समाज के जो है विखंडन का कारण बनी। लोग एक दूसरे से जो है मतलब मतभेद होने लग गए लगान को लेकर के। ठीक है, कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट देख लेते हैं। तो बंगाल में जो है जूट का उत्पादन होता था, पंजाब से जो है गेहूं का जो है अत्यधिक उत्पादन होता था, वहीं बिहार और बनारस में जो है अफीम की खेती जैसे वाणिज्यिक फसलों को जो है ब्रिटिश काल में उगाया जाता था। मैंने अभी बताया था कि जो ब्रिटिश काल में जो है पहले जो है हमारी जो है खेती थी वो जो है मतलब हम जो है कच्चा माल तैयार करते थे, इस तरीके से जो वाणिज्यिक जो है परंपरागत खेती होती थी। अब जो है ब्रिटिश काल में जो है ये लोगों ने जो अपने फ़ायदे के लिए खेती शुरू कर दी। ठीक है, अगर ब्रिटेन में जो है नील की ज़रूरत है तो यहाँ पे नील की खेती कर देते थे, अगर वहाँ पे अफ़ीम की ज़रूरत है तो अफ़ीम की खेती कर देते थे, वहाँ पे कच्चा माल मतलब मसालों की ज़रूरत है तो मसालों का उसी तरीके से उत्पादन बढ़ा देते थे। ठीक है, तो इस तरीके से जो है यहाँ पे खेती होती थी। ब्रिटेन में जो है औद्योगिक क्रांति को ध्यान में रखकर भारत में जो है फसलें उगाई जाती थी, इसलिए भारत में खाद्यान्नों की कमी हो गई। उसी दृष्टि से जिस महीने में जो है गेहूं का उत्पादन होना था, उस महीने में हम नील का उत्पादन कर रहे हैं। तो इससे क्या होता था, गेहूं की जो है कमी हो जाती थी, लोग भुखमरी की समस्या होने लगी और अकाल पड़ने लग गया। इसके लिए जो है देखा जाता है कि सबसे ज़्यादा अकाल की जो है बिहार, उड़ीसा और अवध के जो है किसानों ने जो है अकाल बहुत ज़्यादा झेला था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो ये जो है करीब करीब मतलब इस तरीके से जो है मतलब व्यवस्था थी लगान की, ये तीनों जो है आपको याद रखना है। चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं कि भारत का औद्योगिकीकरण जो है किस तरीके से हुआ, मतलब औद्योगिकीकरण ना होना और एक देश में औद्योगिकीकरण जो है होना। तो इस तरीके से जो है 1800 से जो है 1850 के बीच के समय को जो है औद्योगिकीकरण के नाम से जाना जाता है, क्योंकि इस दौर में जो है भारत का औद्योगिक पतन होना शुरू हो गया था। भारतीय जो है हस्तशिल्प उद्योग का पतन हुआ। इस औद्योगिकीकरण से के पतन से जो है भारत में जो है हस्तशिल्प उद्योग जो था, हाथ से बनती थी हमारे यहाँ चीज़ें, फैक्ट्रियाँ तो थी नहीं, तो हम हाथ से जो है अपने जो है बनाते थे, कच्चा माल को जो है उस माल को तैयार करते थे। ठीक, तो उस जो है हस्तशिल्प उद्योग का जो है पतन हुआ और भारतीय अर्थव्यवस्था जो है विदेशी अर्थव्यवस्था के अधीन होने लग गई। उन्हीं के मुताबिक हम काम करने लगे, उन्हीं के मुताबिक हमारे जो हैं जो लोकल कारीगर थे वो उनके मुताबिक ही जो है काम करते थे, क्योंकि जो उनके लिए माल तैयार होता था उनको 4 रुपये ज़्यादा मिलने लगा। तो कहीं ना कहीं जो है हम उनके अधीन होने लग गए। अंग्रेज़ों द्वारा जो है एक जो है नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। अंग्रेज़ों द्वारा जो है भारत में रेल निर्माण जो है किया गया था। इसका उद्देश्य क्या था, तो भारत में जो है इसका उद्देश्य था कि देखिए अब चूंकि ये टाइम पीरियड था कि ब्रिटेन में जो है बहुत ज़ोर से जो है औद्योगिकीकरण की प्रक्रिया चल रही थी, और ब्रिटेन में जो है कच्चा माल पहुंचाना जिम्मेदारी थी, और कच्चा माल जो है भारत में था और भारत या अन्य देशों में था। तो जैसे भारत में जो है मान लीजिए कच्चा माल था, तो उसको जो है पहुंचाने के लिए जो है कच्चे माल को देश के अंदर के हिस्से से जो है बंदरगाह तक पहुंचाने के लिए जो है रेल लाइन का जो है विकास किया गया। बहुत ज़ोर शोर से जो है इसका जो है विकास किया गया, ताकि जो है कच्चे माल को जो है ब्रिटेन में पहुंचाने में जो है कोई तरीके से देरी ना हो। ठीक है, जो इंपॉर्टेंट फैक्ट्स है उसको देख लेते हैं। भारत में जो है रेल निर्माण का जो है प्रथम प्रयास जो है 1846 में लॉर्ड डलहौजी द्वारा किया गया था। ध्यान रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, 1846 में लॉर्ड डलहौजी द्वारा किया गया था। और 1853 में सबसे पहले जो है रेलवे लाइन मुंबई से ठाणे के बीच में चलाई गई थी, ये भी टाइम पीरियड डलहौजी का ही था। ठीक है, 1853 में जो है सूती वस्त्र की जो है पहली जो है फैक्ट्री या पहली मील जो है स्थापित की गई थी, तो ये बम्बई में स्थापित की गई थी। और 1907 में भारत में जो है भारतीय पूंजी से टाटा आयरन और स्टील जो है कंपनी टिस्को की स्थापना की गई थी। और 1916 में जो है सर थॉमस हॉलैंड ने मतलब के नेतृत्व में जो है एक भारतीय जो है औद्योगिक आयोग की स्थापना की गई थी, जिसका मतलब भारत में जो है उद्योग किस तरीके से खुलेंगे इस चीज़ पे जो है मतलब इस आयोग का काम था। ठीक है, तो इस तरीके से जो है भारत में जो है औद्योगिकीकरण हुआ। ठीक, कुछ फैक्ट्स थे जो ज़रूरी थे, इंपॉर्टेंट थे, जो परीक्षा के दृष्टि से ज़रूरी हैं। चलिए नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। धन का बहिर्गमन
ड्रेन ऑफ वेल्थ थ्योरी है क्या? तो देखिए ब्रिटिश काल में जो है धन जो है मतलब हमारे देश से जाता था ब्रिटेन में, और फिर वहाँ पे जो है उस मतलब धन का जो है मतलब जो यहाँ से कच्चा माल जो है तैयार होता था, जो कच्चा माल जो है यहाँ से लेके जाते थे, वो उसके बदले में जो है हमें कुछ नहीं देते थे। उसी को जो है धन का बहिर्गमन सिद्धांत कहते थे। तो इसको देखते हैं। ब्रिटेन द्वारा भारत से कच्चा माल, संसाधन और धन को लूट कर अपने देश ले जाना और उसके बदले भारत को कुछ न देना धन का बहिर्गमन सिद्धांत कहलाता है। दादा भाई नौरोजी की ईस्ट इंडिया एसोसिएशन जो है ये लंदन में स्थापित की गई थी। ईस्ट इंडिया एसोसिएशन लंदन में जो है बैठक थी, उसमें पहली बार जो है धन के बहिर्गमन सिद्धांत को प्रस्तुत किया गया था। ठीक, नेक्स्ट पॉइंट, राष्ट्रीय पूंजी का जो है मतलब राष्ट्रीय पूंजी का 1/3 हिस्सा किसी न किसी रूप में ब्रिटिश जो है शासन द्वारा जो है भारत के बाहर ले जाया गया। मतलब भारत से जो है 1/3 जितना भी हम तैयार करते थे कच्चा माल, जितना भी हमारे पास था, उसका 1/3 हिस्सा वो अपने पास लेके चले जाते थे। ठीक है, कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा जो है कलकत्ता अधिवेशन 1896 में सर्वप्रथम धन के जो है निष्कासन सिद्धांत को स्वीकार किया गया था। ध्यान रखिएगा, मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो है, तो सबसे पहले जो है धन के जो है निष्कासन या धन के बहिर्गमन सिद्धांत को ड्रेन ऑफ वेल्थ थ्योरी जिसे कहते हैं, और इस जो है सिद्धांत को कहाँ पे स्वीकार किया गया था? तो ये कोलकाता के अधिवेशन में स्वीकार किया गया था, 1896 में स्वीकार किया गया था। ठीक है, दादा भाई नौरोजी ने जो है पहले व्यक्ति थे जिन्होंने जो है प्रति व्यक्ति आय जो का अनुमान लगाया था। तो ये जो है अनुमान लगाया था 1867 ईस्वी में। भारत की जो है प्रति व्यक्ति आय थी 20 रुपये थी, और इस समय जो है देश की जो है जनसंख्या कितनी थी? तो इस समय देश की जनसंख्या थी 22 करोड़ के करीब जो है इस वक्त देश की जनसंख्या थी। ठीक है, चलिए, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स थे जो मैंने आपको बताया है, और जो है कुछ इनके जो है प्रश्नों को देख लेते हैं जो परीक्षा में जो है आ सकते हैं। तो चलिए देखते हैं। स्थायी बंदोबस्त जो है किसके साथ जो है किया गया था? तो देखिए जमींदारों के साथ, ग्रामीण समुदाय के साथ, किसानों के साथ, और इनमें से कोई नहीं। तो देखिए स्थायी बंदोबस्त जो है प्रणाली जो है अपनाई गई थी वो जमींदारों के साथ अपनाई गई थी। ये पूरे देश के जो है ब्रिटिश जो है भारत के 19% क्षेत्र पे जो है लागू की गई थी। ठीक है, इसमें जो है जमींदारों को जो है भूमि का स्वामी बनाया गया था, और जमींदार जो है किसानों से जो है लगान वसूलते थे, और फिर वो उस लगान को जो है जमींदार मतलब 1/10वां हिस्सा अपने पास रख करके जो है 9/10 भाग जो है वो ब्रिटिश को जो है लगान के रूप में जमा कर देते थे। ठीक है, चलिए, इसमें जो है किसानों का शोषण हुआ बहुत अधिक रूप में। सर टॉमस जो है मुनरो भू राजस्व बंदोबस्त किससे संबंधित है? तो देखिए ये किससे संबंधित है, मैंने अभी ऊपर बताया था। तो ये रैयतवाड़ी जो है व्यवस्था से संबंधित है। ठीक, ये जो है ये मतलब ब्रिटिश भारत के जो है 51% भाग पर जो है मतलब इसे लागू किया गया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अंग्रेजों ने जो है रैयतवाड़ी जो है बंदोबस्त सबसे पहले कहाँ लागू किया था? तो देखिए ये व्यवस्था सबसे पहले कहाँ लागू हुई थी? तो ये व्यवस्था लागू हुई थी मद्रास प्रेसिडेंसी में। मद्रास प्रेसिडेंसी में लागू हुई थी, या फिर मद्रास में जो है कहाँ पे? तो तमिलनाडु के जो है 12 महल, ये याद रखिएगा, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, 12 महल जिले में जो है इसे लागू किया गया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। दादा भाई नौरोजी द्वारा जो है प्रतिपादित धन का बहिर्गमन जो है मतलब कि क्या सही परिभाषा दी गई थी? धन का बहिर्गमन जो है सिद्धांत की परिभाषा क्या दिया गया था? तो इसका सही आंसर है ए नंबर। ब्रिटेन द्वारा जो है भारत के जो है कच्चे माल की लूट करना और उसके बदले में भारत को कुछ ना देना जो है यही धन का बहिर्गमन सिद्धांत कहलाता है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। ब्रिटिश काल में जो है भारत के आर्थिक दोहन के सिद्धांत को जो है किसने प्रतिपादित किया था? तो देखिए ये आर्थिक दोहन का सिद्धांत जो है मतलब यहाँ से जो है एक तरीके से इकोनॉमी का दोहन करना, तो ये भी जो है दादा भाई नौरोजी का सिद्धांत था। इसे जो है ड्रेन ऑफ वेल्थ थ्योरी भी कहते हैं। ये भी आप याद रखिएगा, ड्रेन कभी कभी इंग्लिश में जो है इसी तरीके से लिख दिया जाता है, ड्रेन ऑफ वेल्थ थ्योरी, ड्रेन ऑफ वेल्थ थ्योरी भी इसे कहते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दादा भाई नौरोजी के धन बहिर्गमन सिद्धांत पर जो है कौन विश्वास नहीं करता था? तो देखिए इसका सही आंसर है सर सैयद अहमद खां। सर सैयद अहमद खां जो थे ये ब्रिटिश के जो है मतलब प्रशंसक थे,
मुसलमान समाज में जो है सुधार, इनका मानना था कि मुसलमान समाज में जो है सुधार तभी होगा जब ब्रिटिश जो है भारत में बने रहेंगे। ठीक है, तो बहुत बड़े प्रशंसक थे, इसलिए जो है इस थ्योरी पे विश्वास नहीं करते थे कि ब्रिटिश जो है यहाँ से जो है हमारा धन लेकर के अपने देश में लेके गए हैं, इस चीज़ को तो वो नहीं मानते थे। ठीक, भारत में जो है पहली रेलवे लाइन जो है किस जो है ब्रिटिश गवर्नर के समय बिछाई गई थी? तो देखिए सही जवाब इसका क्या है, इसका सही आंसर है सी नंबर। लॉर्ड डलहौजी के काल में जो है ये पहली जो है लाइन बिछाई गई थी 1846 में, और 1853 में जो है पहली जो है लाइन जो है चली थी मुंबई से थाने के बीच में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, प्लासी का युद्ध कब लड़ा गया था? तो 1757 में जो है प्लासी का युद्ध लड़ा गया था। ये ध्यान रखिएगा, प्लासी का युद्ध लड़ा गया था। ये प्लासी है कहाँ? तो ये पश्चिम बंगाल के जो है नदिया जिले में जो है भागीरथी के किनारे जो है ये क्षेत्र है प्लासी। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा। इसमें जो है एक तरफ जो है क्लाइव था, ब्रिटिश की तरफ से जो है क्लाइव एक तरफ क्लाइव था, और दूसरी तरफ जो थे वो नवाब जो है सिराजुद्दौला थे, नवाब सिराजुद्दौला थे, सिराजुद्दौला थे। ठीक है, और इस जो है सिराजुद्दौला का जो है नेतृत्व जो है किन्होंने किया था? तो मीर जाफ़र, यार लतीफ़ और राय दुर्लभ ने किया था। ये जो इसमें मीर जाफ़र जो था वो जो है क्लाइव से मिल गया था। ठीक है, इसलिए जो है इस युद्ध को जो है एक तरीके से जो है कूटनीतिक युद्ध माना जाता था, और इसमें जो है सिराजुद्दौला फिर भाग गया था। ठीक, और इस युद्ध से जो है ब्रिटिश को जो है बंगाल, बिहार और उड़ीसा का जो है प्रभुत्व जो है स्थापित मिला, मतलब उस पर जो है पूरा जो है मतलब राज करने को मिला, और जितना भी जो है मतलब इन्होंने जो है टैक्सेस जो लगाए वो सभी जो ये क्षेत्र बहुत अच्छे माने जाते थे कृषि के दृष्टि से, वाणिज्य के दृष्टि से, तो इस क्षेत्रों में जो है इनका जो है प्रभुत्व स्थापित हो गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सबसे अधिक जो है निर्णायक युद्ध जिसमें अंग्रेजों के भारत में प्रभुत्व को स्थापित किया, तो किस में स्थापित किया? तो देखिए इसका सही आंसर क्या है, तो इसका सही आंसर है बक्सर का युद्ध। ये युद्ध हुआ था 1764 में। देखिए प्लासी का युद्ध जो है निर्णायक युद्ध वो भी था, लेकिन उसमें जो है ये वो मतलब प्लासी का युद्ध जो था वो कूटनीति जीत थी, मतलब चीटिंग से जीते थे, और उसमें जो है एक तरीके से जो है बंगाल, बिहार, उड़ीसा में जो है इन्होंने जो है प्रभुत्व स्थापित किया। लेकिन जो है बक्सर का युद्ध था ये पूर्ण रूप से जो है सैनिक जीत थी। एक तरफ जो है हेक्टर मुनरो था, ठीक है, और दूसरी तरफ जो है 3 जो है सेनाएं थी, मीर कासिम की सेना, अवध के नवाब सिराजुद्दौला की सेना, दिल्ली के मुगल सम्राट जो है शाह आलम द्वितीय की सेना। इन तीनों सेनाओं को जो है अंग्रेजों ने हराया था। तो ये पूर्ण रूप से जो है सैनिक जीत मानी जाती है। कई बार जो है पूछा जाता है कि सैनिक जीत जो है कौन सी जीत थी, तो सैनिक जीत पर आधारित थी। ठीक है, इस जीत के हासिल करने से जो है मतलब भारत में जो है अंग्रेजों का प्रभुत्व स्थापित हो गया था। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, राष्ट्रीय आय का जो है आकलन करने वाला जो है प्रथम व्यक्ति कौन था? देखिए वहाँ पे राष्ट्रीय आय की बात हो रही है, नेशनल इनकम की बात हो रही है। ठीक है, वहाँ पे प्रति व्यक्ति आय की बात हो रही है, तो दादा भाई नौरोजी जी ने प्रति व्यक्ति आय की बात कही थी, जिन्होंने 20 रुपये बताया था। लेकिन राष्ट्रीय आय, नेशनल इनकम की जो बात हुई थी वो VKRV राव ने किया था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने जो है किस अधिवेशन में सबसे पहले जो है धन के निष्कासन सिद्धांत को जो है स्वीकार किया था? तो देखिए जो है कोलकाता अधिवेशन में जो है इन्होंने धन के जो है बहिर्गमन सिद्धांत को स्वीकार किया था। ये 1896 में जो है धन के बहिर्गमन जो है सिद्धांत को स्वीकार किया था। ये 12वां जो है कांग्रेस का जो है 12वां जो है अधिवेशन था। इस अधिवेशन में जो है पहली बार जो है वंदे मातरम जो है गीत गाया गया था। वंदे मातरम जो है गीत भी गाया गया था। तो याद रखिएगा किस अधिवेशन में वंदे मातरम गीत गाया गया था, तो ये 12वें जो है अधिवेशन में वंदे मातरम गीत गाया गया था। ठीक है, क्या आप मुझे बता सकते हैं भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जो है पहला अधिवेशन जो है कहाँ पे हुआ था? ये क्वेश्चन जो है आपके लिए है। तो पहला अधिवेशन कहाँ पे हुआ था, इसके लिए जो है आप हमें कमेंट ज़रूर कीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इंडिया टुडे जो है नामक पुस्तक किसने लिखी थी? तो ये जो है इंडिया टुडे नामक जो है पुस्तक लिखी थी रजनी पाम दत्त ने। ये पुस्तक इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि इसमें जो है ब्रिटिश जो है औपनिवेशिक काल के चरणों को जो है बताया गया है। तो ध्यान रखिएगा, ब्रिटिश जो है औपनिवेशिक जो है कालों को, जो ब्रिटिश औपनिवेशिक काल के चरणों को बताया गया है कि किस तरीके से जो है इन्होंने राज किया था, है ना। तो ये चीज़ों को जो है औपनिवेशिक
के चरणों को बताया गया था। ठीक है, चलिए, तो आज के जो है इतने ही इंपॉर्टेंट, इतने ये टॉपिक जो है, जितना भी टॉपिक में जो है इंपॉर्टेंट फैक्ट्स थे, जितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे, वो सभी समाप्त होते हैं। वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, अपने दोस्तों से ज़रूर शेयर कीजिएगा ताकि जो है वो भी वीडियो का लाभ ले सकें। धन्यवाद।